अस्सलाम नाज़रीन, ईद का दूसरा दिन है। आपको खुशियां ईद की मुबारक हो। और एक अजीम कुर्बानी तारीख में अगर देखा जाए तो उसी के साथ पूरे मुल्क के अंदर ईद सादगी के साथ मनाई जा रही। कश्मीर के अंदर जितना जुल्म हुआ है, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और 14 अगस्त भी हम सेलिब्रेट करेंगे अगले ही दिन, और आप सब हमारे साथ होंगे और पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ है, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और ईद की खुशियां आपको मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, जहां जहां मुसलमान बसते हैं उन सबको ईद मुबारक हो। ये कुर्बानी का दिन उनको मुबारक हो। दूसरा दिन है, इसी पे ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए, सीनियर रहनुमा, प्रेसिडेंट विंग वुमेन विंग कराची भी है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ कौसर आमिर साहिबा, पीएसपी से उनका ताल्लुक है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। पीटीआई से सॉरी, मैं इस तरफ जो है राबिया असफर साहिबा एमपी हैं तहरीक इंसाफ की, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। फौजिया तारिक साहिबा इंटेलेक्चुअल हैं हमारी, उनको भी मैं वेलकम करता हूं। और हमारी बेहतरीन सिंगर फौजिया नूर साहिबा, वो भी हैं। आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। किस तरह शाहिदा साहिबानी, ईद तो खुशियां बांटने का नाम है, ईद तो शेयर करने का नाम है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ईद उल अज़हा तो बेसिकली ईसा कुर्बानी का नाम है, और अल्लाह ताला हमसे कुर्बानी ही मांगता है। और मैं समझती हूँ तमाम आपने देखा कि सुन्नत इब्राहीमी के याद में हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, और उसमें भी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की, और अल्लाह ताला ने उनको उनकी कुर्बानी को कबूल किया और उनकी जगह एक दुम्बा अल्लाह की जन्नत से लिटाया और वो कुर्बान हुआ। तो मैं समझती हूँ कि ये वो थी कि अल्लाह की राह में अपनी औलाद भी अगर हमें कुर्बान करनी पड़े, और इस वक्त जबकि हम एक जिहाद की या एक जंग की हमारे ऊपर मुसल्लत है, कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत का हिंदुस्तान ने जो है वो एक पहाड़ तोड़ा हुआ है। इस वक्त तमाम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, कश्मीर के लिए क़वानीन को चेंज कर दिया गया है। तो अब पाकिस्तानियों का दिल तो मैं समझती हूँ इस वक्त अपने मुसलमान भाइयों के साथ धड़कता भी है, और है भी, क्योंकि कश्मीर हमारी शहरक है, और जब शहरक पर कोई ज़रब आएगी तो तमाम मुसलमान जो हैं वो उसके लिए बिलबिला उठें। और यही वजह है कि इस ईद में हमने ईद के मौके पर हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, और यही वजह है कि वो खुशी, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे दिल इस वक्त रो रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है कि उनके ऊपर तमाम इंटरनेट सर्विसेज, फ़ोन सर्विसेज बंद करके कर्फ्यू का नफाज है, और वो अपनी कुर्बानियाँ तक नहीं कर सकें, लेकिन हम उनके साथ हैं, और यही वजह है कि हम सब दिल गिरफ्तार हैं। ठीक है, मैं आपकी तरफ एमपी साहब आता हूँ। सादगी के साथ हम ईद मना रहे हैं। कश्मीर के साथ जो जुल्म हुआ, पूरी दुनिया, मुसलमान ममालिक जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, उनको एक दुख है और गुस्सा है इसके आलम में। और दूसरी बात, आज ईद का दिन है और 14 अगस्त भी आ रहा है, वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कश्मीरियों को हम नहीं भूलेंगे कभी भी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, बहुत लंबी जंग है कश्मीर की, बहुत लंबी जद्दोजहद है कश्मीर की, और पाकिस्तान हमेशा से, और जैसे शाहिदा ने भी कहा कि कश्मीर है ही हमारा हिस्सा, हमसे अलहदा नहीं है। लेकिन जिस तरीके की इंडिया ने सिचुएशन क्रिएट कर दी है, जो इंटरनेशनल लॉज का जिस तरीके से वहाँ पे ब्रीच किया है, पूरी दुनिया से उनका ताल्लुक़ काट दिया है, ताकि जो एट्रॉसिटीज़ वहाँ पे हो रही हैं वो लोगों को दिखाई ना जा सकें। लेकिन मेरे ख़्याल से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर भी है, और यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी बनती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का मकसद क्या है? अगर वो सिर्फ स्टेटमेंट्स रिलीज़ करते रहें इस तरह के जुल्म के ऊपर, तो फिर उसका मकसद मेरे ख़्याल से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप अगर कोई एक्शन नहीं ले सकते तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के और इतना सब कुछ मीटिंग्स बड़ी कॉल करके और एक स्टेटमेंट रिलीज़ कर देना, तो इसका कोई मकसद बाकी नहीं रहता। क्यों खामोशी क्यों है? तो आई थिंक देखें, क्या वजह है? मेरे हिसाब से मैं समझती हूँ कि लोग कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसे, जैसे यूके का अगर आप देखें तो बहुत क्लियर स्टैंस आया, और मैं जेरेमी का स्टेटमेंट पढ़ रही थी। इट वाज सरप्राइजिंगली कि उन्होंने बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी कि बिज़नेस इज़ बिज़नेस, जो कि वो इंडिया के साथ करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो
یہی اسی طریقے کے جو مہذب ڈیموکریسیز ہیں، جو انڈیا خود اپنے آپ کو بہت ڈیموکریٹک پاور کہتا ہے، لیکن جس طریقے سے ڈیموکریسی کو اس نے اور جس طریقے سے انسانیت کے ساتھ وہ جو رویہ ہے اس کا، وہ کہیں سے بھی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کہلانے کے قابل نہیں ہے. اور جو مہذب ممالک ہیں، جو مہذب ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹس کو بہت کلیئر ہونا چاہیے اور ایکشن اورینٹیڈ ہونا چاہیے. بزنسز تو ہوتے رہیں گے، آپ کے انٹرسٹ ہیں، وی آل انڈرسٹینڈ، لیکن فی الحال جو ریالٹی ہے، ادروائز تو پھر آپ دیکھیں نا، جنگ جب شروع ہو جاتی ہے میر صاحب، تو وہ پھر کسی باؤنڈری تک لمٹ نہیں رہتی، اور پھر وہ ختم بھی اس طریقے سے نہیں ہوتی، پھر وہ آپ کے بس میں نہیں رہتا. تو نقصان جو ہے وہ صرف پاکستان انڈیا کا نہیں ہوگا، نقصان جو ہے وہ ریجنل کرائسس کریٹ کر سکتا ہے، یہ نقصان ریجن سے باہر جا سکتا ہے. تو ہم جس اسفیئر میں رہ رہے ہیں، جس کو ہم ایک گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس میں اگر فائدے گلوبلائزیشن کے ہیں تو اسی طریقے سے اس طرح کی کرائسس سچویشن کے نقصانات بھی جو ہیں وہ لمٹ. آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے کیسے عید منائی، کیسے خوشیاں آپ نے کی؟ کیونکہ کرائسس بھی اپنی جگہ ہے، اور ہمیں جو ہے نا قربانی بھی ایک عظیم قربانی، اور دوسری 14 اگست ایک عظیم تاریخی دن ہے، ہمیں اپنا وطن ملا، ایک وجود اس کا وہ بنا ایک جد و جہد کے ساتھ. جد و جہد کے پیچھے بھی ہمیں خون کا دریا پار کر کے ہم آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سب جتنے بھی ویورز جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. بالکل ہم سب نے عید منائی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ڈیفینیٹلی جو کشمیر میں ہو رہا ہے، اور جو 1972 کا جو ایگریمنٹ تھا، جس کو سملہ ایگریمنٹ ہم کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ یہ تھا کہ پیسفل وے میں ہم سب مل کے رہیں گے، دو طرفہ مل کے رہا جائے گا. بٹ دین اگین اگر آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اقوام متحدہ کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور جس طرح سے یہ حرکت کی گئی ہیں، تو ڈیفینیٹلی سب کے دل میں بہت ہی افسوس ہے اس چیز کا. اور جو ہماری بہنوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے وہاں کی، اور میڈیا سے پورا ان کو کاٹ دیا گیا ہے تاکہ لوگ دنیا نہ دیکھ سکیں جو ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم سب آج ہر پاکستانی ان کے ساتھ کھڑا ہے، بیکاز اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر جو تھا وہ پاکستان کا تھا، لیکن کس دھوکے سے آدھا وہاں پر چھوڑ دیا گیا تھا. تو سب کو پتہ ہے کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 370 کی جو شک ختم کر دی گئی اچانک انڈینز ہیں، اور جس طرح سے اس کے اوپر اپنا جھنڈا لہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب اس کے خلاف ہیں، اور سب نے آواز اٹھا لی ہے. اور پی ٹی آئی نے اسپیشلی 198 کنٹریز کو ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے، اور سب کو جو یونین کا اس میں ہے اقوام متحدہ کے ممبرز ہیں، اور ان سب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اسپیشلی، اور کشمیری چونکہ بہت سارا مسلمان کی تعداد ہے وہاں پر، ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایوری ون از اپسیٹ اباؤٹ اٹ. اور لیکن پھر بھی آج عید کے موقع پہ چونکہ ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں، تو میں یہاں سے ایک میسج ضرور تھرو کرنا چاہوں گی کہ ہم سب بہنیں ان بہنوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم سب بہنیں ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وی ول میک شیور بینگ اے پاکستانی، اور وہ بھی ہم ان کو پاکستانی ہی لیتے ہیں، کشمیریز ہے بٹ مسلمان ہیں، تو وی آلسو ٹیک دیم کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. فوزیہ طارق صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا. جیسے ہم پورے پاکستانی جو ہے نا 22 کروڑ عوام ایک ساتھ ہیں، ہم ہر محاذ پہ کشمیر کے لیے لڑیں گے، ہر محاذ پہ ہم ان کو جواب دیں گے. پوری قوم ہو، پوری پولیٹیکل پارٹیز ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، کسی بھی نظریے سے کوئی بھی تعلق ہو، لیکن ہم کشمیر کے حوالے سے ایک جان ہیں. جی بالکل بالکل، آپ کا کوشچن ہے. میں نے کہا ایک جان ہے، ہم جد و جہد کریں ہر فرنٹ، ہر محاذ پہ. پاکستان پہلے بھی تھا، ابھی بھی تھا، ابھی بھی 14 اگست ہم پھر ایک میسیج دیں گے پوری دنیا کے اندر. جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کتنا بھی ان کا اپنا نظریہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہم ایک ساتھ ہیں. لیکن کیا پوری دنیا کے اندر وہ ری ایکشن نہیں آیا دوسرے ممالک سے جو آنا چاہیے تھا ہیومن رائٹس کے اوپر؟ جس طرح امریکہ چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا، لیکن خاموشی نظر آتی ہے. خیر ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، اور سینسٹیو کے ساتھ ساتھ آف کورس کرٹیکل بھی، اور بہت عرصے سے چل رہا ہے. اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں، جتنے بھی قوانین، سب کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، پھر بھی
انہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے. جس طرح رابعہ کہہ رہی تھی, اس کے اوپر ایک ری ایکشن آنا چاہیے تھا انٹرنیشنل. میرے خیال سے ابھی ری ایکشن آئے گا, بیکاز ابھی بتا رہی ہیں یہ کہ 198 کنٹریز کو پی ٹی آئی نے لیٹر لکھے ہیں, اور آف کورس پرائم منسٹر ان ہز اسپیچ واز ویری مچ فورتھ کمنگ ٹو ڈیسائڈ دس ایشو, جو عمران خان صاحب ہیں. تو میرے خیال سے ویٹ کرنا چاہیے, ابھی تو بات اسٹارٹ ہوئی ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بہت ساری مہذب یافتہ قوموں نے اپنے ٹویٹس بھی کیے ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیا ہے, اور کافی لوگوں نے غم غصے کا اظہار بھی کیا ہے. پورا سوشل میڈیا از فل آف دیٹ, لیکن اظہار کرنے سے زیادہ تو بہتر ہے کہ گورنمنٹ کوئی پراپر اسٹریٹجی بنائے اس کی, اور اس کا کوئی پراپر سلوشن نکالے. تو دیٹ از دیٹ از دا اسٹیٹس رسپانسبلٹی. باقی ہم سب لوگ غم میں شریک ہیں, اینڈ آف کورس جتنے مظالم ہوتے ہیں جنگ میں, جتنی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوتی ہیں, تو آئی تھنک ان کو رپورٹ ہونا چاہیے اور ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. فوزیہ نور صاحبہ, آپ کیسے عید مناتی ہیں؟ آپ ایک سنگر بھی ہیں بہترین, اور کشمیر کے حوالے سے یا کچھ آپ قومی گیت 14 اگست کے حوالے سے ضرور آپ سنائیں گی بھی صحیح. آپ کی کیسے عید گزرتی؟ عید تو ہمیشہ تو اچھی گزرتی, لیکن یقین کریں کہ میں ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ جب ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو کہ ریئلی لگ نہیں رہا کہ جیسے عید کہ کوئی عید ہے, بالکل نہیں لگ رہا. تو کیونکہ حالات بالکل حالات ایسے چل رہے ہیں اور اتنا افسوس ہے اور سب ہے, تو وہ بات نہیں ہے جو پہلے. لیکن کشمیر کے اوپر ڈفرنسز سارے ختم ہو گئے, جس طرح جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جتنا سب انہوں نے ختم کر دیے ہیں ڈفرنس. ایک میسج اچھا گیا ہے کشمیر کے حوالے سے. اچھا میسج یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, اور اتنا ظلم اچھا نہیں, آزادی ملنی بالکل آزادی ملنی چاہیے, اپنا آزادی ملنی چاہیے. شکر الحمدللہ کہ ہم آزاد قوم ہیں, شکر الحمدللہ آزادی کا قدر ہمیں ہے کہ کتنی آزادی, ہمیں تو بہت قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا. کیا سنائیں گے ابھی آپ؟ میں آپ کو ابھی تو قومی ملی نغمہ ہی سناؤں گی. صحیح سنائیں. تھینک یو. کوئی مائک کچھ ہاں آپ گائیں, آپ کی آواز آئے گی. جگ جگ جیے جگ جگ جیے میرا پیارا وطن, لب پہ دعا ہے دل میں لگن ہو. جگ جگ جیے جگ جگ جیے میرا پیارا وطن, لب پہ دعا ہے دل میں لگن ہو. جگ جگ جیے جگ جگ جیے میرے وطن تو سب کے لیے جان سے بڑھ کر پیارا ہے. میرے وطن تو سب کے لیے جان سے بڑھ کر پیارا ہے. ان گل رنگ فضاؤں میں تجھ سے ہی اجیارا ہے. تیرا ہر ایک ذرہ تیرا ہر ایک ذرہ ہے کرن ہو. جگ جگ جیے جگ جگ جیے میرا پیارا وطن, لب پہ دعا ہے دل میں لگن ہو. جگ جگ جیے جگ جگ جیے. اللہ رہتی دنیا تک رکھے سلامت شان تیری, تیرے دم سے ہم زندہ, تجھ سے ہے پہچان میری. تجھ پہ نچھاور ہے تجھ پہ نچھاور تن من دھن ہو. جگ جگ جیے جگ جگ جیے میرا پیارا وطن, لب پہ دعا ہے دل میں لگن ہو. جگ جگ جیے جگ جگ جیے. زبردست زبردست. تھینک یو. سیاستدانوں کی عید مختلف ہوتی ہے, ٹائم نہیں ملتا, یا آپ لوگ چینج ہو گئے سیاست میں آنے سے, ٹائم نہیں ملتا, یا بڑے لوگ ہو گئے بس؟ دیکھیں نہ بڑے ہوتے ہیں, عہدہ ملتا ہے یا مرتبہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے. بے نقاب ہوتا ہے ہاں جب اس کو کرسی ملتی ہے اس کو وہ, بلکہ
बिल्कुल एक्सपोज होता है कि वो अपने उस ओहदे के साथ कितना सिंसियरिटी के साथ लोगों की खिदमत करता है, क्योंकि सियासत बेसिकली खिदमत है. इसको हमने बुरा कह के आज इतना एक गाली की शक्ल बना दी, लेकिन सियासत का बेसिकली मकसद ही खिदमत है. और यही वजह है कि इंसान इतना मसरूफ़ हो जाता है कि वो अपनी फैमिली को टाइम तो नहीं दे पाता, लेकिन आवाम को देता है, आवाम की खिदमत के लिए. वो आप देखें कि ईद की नमाज भी आवाम के दरमियान पढ़ता है, फिर वो वहाँ से निकलने के बाद लोगों से मिलना मिलाना फैमिली से कम हो जाता है. फैमिली की हम अक्सर ऐसा होता है तकरीबात में नहीं जा पहुँचते, अपने अपने ख़ास लोगों में नहीं पहुँचते, लेकिन आपको जो आपका सोशल सर्कल है, जो पॉलिटिकल सर्कल है, उसमें पहुँचना लाज़मी लेकिन मैडम होता है. बेहतरी क्यों नहीं आ रही? आवाम में भी रहते हैं, आवाम की खिदमत भी करते हैं, गवर्नेंस में बेहतरी क्यों नहीं, एजुकेशन में बेहतरी क्यों नहीं, हेल्थ में क्यों नहीं बेहतरी आ रही, बेहतरी क्यों नहीं आ रही? ये बात इम्तियाज़ पहले से मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरी है. आप ये देखें कि जब जब इस मुल्क में आमिरों ने, जर्नलों ने कब्ज़ा किया है इक़्तिदार पर, उनकी जो 10 साल 11 साल हिस्ट्री होती है वो बहुत बैक पर आपको ले जाती है. आप देखें कि जब ज़िया ने माशाल्लाह इस मुल्क में लगाया, अयूब खान का माशाल्लाह आपके दरियाओं को बेच जाता है, आपका ज़िया का माशाल्लाह में आपको एक्सट्रीमिज़म मिला, आपको कलाशनकोफ कल्चर मिला, आपके यहाँ ये जो लसानियत, अज़बियत, मजहबी फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ मिला. और जब हमने देखा कि एक मॉब तैयार हुआ, वो हुआ जो जिहादी शक्ल में हुआ, फिर इस मुल्क के अंदर बम प्लास, खुदकश बमबार, ये सारी चीज़ें उसके बाद की हैं. जब आपकी जमहूरियत रुक जाती है, फलाह बहबूद के काम रुक जाते हैं, तो फिर इस तरीके से आपने मुशर्रफ को देखा कि मुशर्रफ ने एक फ़ोन कॉल के ऊपर आपकी तमाम सलामती इदारों को जो है हैंड ओवर कर दिया, आपकी तमाम एयर बेसिस उनके हवाले चली गई, आपने एक कॉल के ऊपर सरेंडर कर दिया अमेरिका के आगे. लेकिन जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, जब सियासी हुकूमतें होती हैं, वो थ्रू पार्लियामेंट आवाम की आपने देखा कि जब यमन वाला वाक़या हुआ, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन के ज़रिए उसको रिजेक्ट किया कि हम किसी भी मुल्क की माजी की तरह हम किसी मुल्क की पराई आग में कूद के अपने मुल्क की सलामती को दाव पे नहीं लगाएंगे. और यही वजह है कि अब जो गुज़िश्ता 10 साल 11 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में डेमोक्रेसी चल रही होती है, मैं समझती हूँ तमाम तर क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है कि जिनकी लीडरशिप की कुर्बानियों से आज 11वां साल है, हम 3rd टेन्योर में दाखिल हुए हैं. बड़ी एक हिस्ट्री बन ब्रेक का रही है. टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूँ, इसको करना, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूँ. वेलकम बैक नाज़रीन. हाँ, ईद कैसे कुर्बानी हो गई, होने वाली है. आपकी तो डेली ईद है, आप सियासतदान लोग हैं, बड़े लोग हैं. इस्लाम में तो ये कहा अपनी हैसियत के तहत आप लिबास पहनो, अपनी हैसियत के तहत आप खाना पकाओ, लेकिन क्या वाकई ये माशरे में है? देखिए, पहली बात तो हमारी ईद कैसे होती है, तो सच्ची बात यह है कि इस दफ़ा हमने जो जिस प्रोसेस में रहते हुए ईद तक हम आए हैं, वो ऐसा था कि एक आई ओपनर था कराची वालों के लिए. जिस मुश्किल वक्त सियासी बात आज नहीं करनी है. अब आज ईद 14 अगस्त कश्मीर में बात सियासी बात नहीं, लेकिन सियासतदान हो और सियासी बात नहीं हो. आप जिस तरह इन्होंने बात कर ली सियासी अपनी बात नहीं, मैं बिल्कुल सियासी बात नहीं करूंगी, बट मैंने कोई सियासी बात नहीं की, तारीखी बात की है. मैं एज अ कराची आइट बात करूंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा सीज़न को ट्रांसफॉर्म होते हुए और इस तरीके से ईद की तरफ जाते हुए हमने कभी नहीं देखा. मैंने देखा था इससे बुरा शारा फैसल पे उस बारिश में. 1999 ये मेरी हकीकत है, मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ. 8 घंटे एक ही रोड पे, 8 घंटे. नहीं, आप सिर्फ ये बात कि आपने 8 घंटे गुजारे. मैं 8 घंटे के अलावा मैं कह रही हूँ कि कराची ने 200+ मिलीमीटर की रेन आई थिंक लास्ट टाइम 55 के अंदर देखी थी, ठीक है, हिस्टोरिकली. लेकिन हमने 55 से लेके कराची ने जो सफ़र आज तक जो तय किया है, उसमें आज हम कहाँ खड़े हैं. हमने क्या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से हमने क्या डेवलपमेंट की, हमने अपनी रेस्क्यू सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से 55 से लेके आज हम 2019 में खड़े हैं, हमने क्या रेस्क्यू सर्विसेज को बिल्ड किया. आपने एजुकेशन की बात की, आपने बहुत सारी चीज़ों को टच अपॉन किया, और आपको पता है वो सेंसिटिव टॉपिक है. मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमने इस सूबे को हमने इसके साथ बहुत जुल्म किया है, और वो जुल्म जो है उसने इस ईद के जो प्रोसेस में आप कहते हैं ना कि ईद कैसे गुजारी, तो ये ईद सिर्फ एक तो कश्मीर का दुख, और फिर ये कि हम जिस जगह रहते हैं हम उसको ही ना उठा सकें. और मतलब इसके लिए आप किसके गिरबान को पकड़े. जरूर है, हुक्मरान 19 जाने, 19 से भी ज़्यादा इम्तियाज़, 19 से भी ज़्यादा जाने, 23 जाने, और इससे पहले 10 दिन पहले हमने 19 जाने पहले खोई,
और अब 23 जवान लोगों को जब आप सिसकते हुए अपनी जान की स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. फिर हम कहते हैं कि वो फिर ये वक्त है कि आज ठीक है वो लोग तो अपना गम पता नहीं शायद कभी भूल सकेंगे या नहीं, लेकिन मकाफात अमल का प्रोसेस ज़रूर होगा. ठीक है, खुशियां हम बांटते नहीं, अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं. सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें तो हो रही हैं, अपनी ज़ात तक हम सोच रहे हैं, मटेरियलाइज हो गए, मटेरियलिस्ट हो गए हैं. खुशियां दूसरों के, ईद तो होती है खुशियां दूसरों के साथ बन, वैसे खुशी होती है सेलिब्रेट करने के लिए होती है कि आप सेलिब्रेट करें. क्या वाकई माशरे के अंदर ये चीज़ें कम होती जा रही हैं? देखिए द थिंग इज़ दैट कि आप जब अपना सोचना शुरू कर दें और लोगों का सोचना बंद कर दें तो फिर डेफिनेटली यही होता है कि आप लोगों को सहूलियात नहीं देते. आप अपने महल से निकलते हैं, अपनी ऊंची ऊंची गाड़ियों में निकल रहे होते हैं. यू डोंट बॉदर के जो सामने लोग हैं जो बेचारे आपकी ज़िम्मेदारी है. बिकॉज इफ़ यू आर इन गवर्नमेंट, अगर आप पॉलिटिशियन हैं और हमें अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया है और इन्हीं लोगों के वोट से हम इलेक्ट होकर अगर आए हैं तो फिर ज़िम्मेदारी बनती है. अब फर्स्ट में ये देखना होता है, आई डोंट वांट कि मैं इस वक्त इस ईद के मौके पर कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाऊं, बट देन अगेन जिस पॉलिटिकल पार्टी की ज़िम्मेदारी है इस सूबे की, ठीक है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को सहूलियात दे. नो ड्रेनेज सिस्टम, क्लिफ्टन जैसे पॉश एरिया के अंदर अगर आप देखें तो पूरे गटर खुली हुई हैं, पूरा पानी बाहर है. किस तरह से दूसरे दिन लोगों ने अपनी खुद मदद से उसको क्लीन किया ताकि दूसरे दिन कुर्बानी हो सके. डेफिनेटली एक 2-3 दिन तक लोगों की लाइट्स नहीं थी और इतनी परेशानी का आलम था कि लोग ये सोचते हैं सुबह ईद हो भी सकेगी कि नहीं हो सकेगी. जो बेचारे सालों साल जो बकरा और गाय पाल रहे थे वो बेचारे आखिरी दिन जो बेचने के उसमें थे वो भी बेचारे घर में घुस गए. उनकी कितनों की जो है मवेशी जानवर जो हैं वो मर गए. तो डेफिनेटली उन लोगों का क्या कसूर था? उन लोगों का कोई कसूर नहीं था. तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है बीइंग इन गवर्नमेंट, चाहे कोई भी पार्टी के हो हम, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौके दिया है और हम इन लोगों के वोट से आए तो हम उन लोगों के ऊपर वर्किंग करें और उन लोगों को इतना अच्छा एक मुल्क दें जिससे वो अपनी ज़िंदगी बहुत आसानी से वो कर सकें. मैं एक तारीखी सवाल आपसे जरूर पूछा. एक अजीम दिन है 14 अगस्त के कुर्बानी के बाद आया है, बड़ी हमने कुर्बानी दी है और हमेशा ये याद रखा जाएगा. क्या हम ये जो कुर्बानी हमने दी अपने नौजवान नस्ल को ये बता सकें कि कितनी कुर्बानी के बाद ये वतन हमें मिला है, ये मुल्क हमारा मिला है, कितनी कुर्बानी दी गई? क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को बता सकें? मेरे ख्याल से नौजवान नस्ल जो हमारी है दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, क्योंकि अब बच्चे वो हमारे ज़माने वाले बच्चे नहीं हैं. हमारा दौर और था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बहुत कम थी. बच्चे सिर्फ स्कूलों, किताबों और दोस्तों की हद तक जो है वो महदूद थे. लेकिन अब तो जो है वो सोशल मीडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताता है. लोग कायद आज़म की कुर्बानियों को भी बच्चे याद रखते हैं और उन्हें पता है कि कायद आज़म ने कितनी मेहनत के बाद ये पाकिस्तान बनाया था. और उसके अलावा ये जो ओ लेवल्स के और 9th-10th के एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें भी पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई जाती है. इवन उसके बाद भी बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें ओ लेवल के एग्ज़ाम में, इवन जो नवाज शरीफ का टाइम पीरियड था एंड भुट्टो साहब का, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो आई थिंक दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट्स. मुझे इस तरह से मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ओ लेवल्स कर रहा था तो वो मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछता था कि भुट्टो साहब को क्यों फांसी हुई और मुशर्रफ साहब ने क्यों टेक ओवर किया. तो मैं उससे पूछती थी कि तुम ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहता था कि मामा मेरी हिस्ट्री की बुक में है और उसमें हमें पूरा डिटेल बड़ी तब्दीली देखी है मुल्क के अंदर. जितने भी नेशनल डे मनाए जाते हैं पूरी दुनिया, जितने ममालिक आज़ाद हों, लेकिन 14 अगस्त जिस तरह यहाँ सेलिब्रेट होता है मैंने दुनिया में नहीं देखा. जी ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग एक जज्बा जो जज्बा है, ऐसा जज्बा मैंने कहीं नहीं देखा. मैंने यूरोप भी गया, यूएसए में भी गया, वहां भी मैंने ऐसा जज्बा मुझे नजर नहीं. वो कहते हैं ना दिल तो है पाकिस्तानी फिर भी दिल है पाकिस्तानी ना, तो दैट इज द जज्बा. ऑफ कोर्स अपना कंट्री है, अपना वतन है, जितनी भी फ्लॉज, जितनी भी बुराइयां सही, मैं भी अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि बेटा आखिरकार अपना मुल्क है, जो भी है इसमें बुराइयां कमियां हम ये देखेंगे कि हमने क्या रोल प्ले किया है, हम कैसे इस मुल्क की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेकिन जैसे इन्होंने मेंशन किए फ्लॉज, गवर्नमेंटल साइड तो देखें वो तो हैं. और वो भी बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जी 3 दिन बारिश हुई और हम इंजॉय नहीं कर सके और 3 लोग तड़प तड़प के मर गए सड़क पे. तो
تو چلڈرن ڈو آسک کہ کیسا تھرڈ کلاس ملک ہے کہ جہاں پہ لوگ بارش نہیں انجوائے کر سکتے, واٹ کائنڈ آف سسٹم از اٹ. تو سم ٹائمز ہم اپنی یوتھ کے آگے, اپنے بچوں کے آگے ہم لاجواب ہو جاتے ہیں. ٹائم لمیٹڈ ہے, آخری سانگ ضرور سنیں گے. فوزیہ آئی ہوئی ہیں اور فوزیہ سے ضرور سنیں گے میرے آواز میں. جتنا میرا آواز بھاری ہے ان کا بھی آواز بھاری اتنا ہی ہے, تو ہم ضرور اس سے آخری 2 منٹ سنیں گے. تو فوزیہ آپ کیا سنائیں گی؟ جی اب ہمارے 14 اگست ہی ہے ماشاء اللہ, تو اس کے حساب سے میں اپنے ملک کے لیے ہی سونی دھرتی سناؤں گی آپ کو, کیونکہ سونی دھرتی ہے ہماری. سونی دھرتی سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے تیرا ہر ایک ذرہ. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میوزیشین کو بلا لیں, وہ بس راستے میں بارش ہوئی ہے نا اس وجہ سے رک گئے وہ. ہاں ہاں ہاں, کی بورڈ میں پانی آ گیا بارش کا. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ سب مل کے گائیں, مل کے گائیں سب. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا, تیرے دم سے شان ہماری, تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں